एक हमारा पड़ोसी है नेपाल। आजकल बड़ी अशांति फैली हुई है और वहाँ के नेताओं का टारगेट किया जा रहा है। राष्ट्रपति हो, मंत्री हो और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आप देखते हैं कि राष्ट्रपति भवन हो या फिर आप देखते हैं संसद हो, वहाँ आग लगा दी गई है। लोगों में बड़ा डर बना हुआ है। और जैन जी यानी कि कहने का मतलब है कि जो युवा है, इनका आंदोलन है और वो बगावत पर उतर आए हैं और बड़ी परेशानी है। केपी शर्मा ओली 14 साल जेल में रहने से लेकर 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री बनने तक बात करते हैं इनके बारे में, क्योंकि इनके प्रति बड़ा गुस्सा था। और जो आंदोलनकारी हैं वो तो इन्हें ढूंढ रहे थे कि इनकी पिटाई की जाए, इन्हें मारा जाए, पीटा जाए। समझ रहे हैं? तो आप देखिए, नेपाल में जारी जैन जी के विरोध प्रदर्शनों के बीच केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री के तौर पर केपी शर्मा ओली का यह चौथा कार्यकाल था। चौथी बार वह बीते साल जुलाई में पीएम बने थे। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को भेजे इस्तीफे में ओली ने कहा कि मैंने संविधान के अनुच्छेद 77(1)(a) के तहत अनुसार आज से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, ताकि संविधान के अनुसार राजनीतिक समाधान ढूंढा जा सके और देश में उत्पन्न असामान्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए समस्याओं को हल करने के लिए आगे की पहल की जा सके। और पहले आपने देखा होगा, इनके बयान सुन रहे होंगे कि बख्शा नहीं जाएगा, ये कानूनी कार्रवाई हो गई। बाद में और अब उग्र आंदोलन हो गया और इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। आलोचक और प्रशंसक क्या सोचते हैं? तो 2015 में 10 महीने, 2018 में 40 महीने, 2021 में 3 महीने और 2024 से अब तक करीब 14 महीने मिलाकर 5.5 साल से अधिक समय तक ओली नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। अलग अलग कार्यालय में उनके प्रशंसक और आलोचक बनते आए हैं और केपी ओली का जिक्र आते ही उनके प्रशंसकों के सामने जो मुख्य छवि उभरती है वह है एक तेज-तर्रार नेता जिन्होंने कई बार प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व किया, राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं और 2 बार किडनी ट्रांसप्लांट होने के बावजूद सक्रिय राजनीतिक जीवन में है। ये आप समझ रहे हैं? और आप देखते हैं कि वही ओली के आलोचकों को लगता है कुर्सी पर बने रहने के लिए हर तिकड़म अपनाते रहते हैं। ओली की छवि एक ऐसे नेता की भी है कि वह पार्टी से लेकर सरकार पर अपना पूरा नियंत्रण रखते हैं। ओली अपने विरोधियों पर तीखे व्यंग्य करते हैं और राजनीतिक समझौतों को अपने हिसाब से आगे बढ़ाते हैं या उनसे बाहर निकल जाते हैं। ओली ने खुद को स्मार्ट लीडर के तौर पर पेश किया। 2 साल पहले उन्होंने नेपाली अखबार कांतिपुर में एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था, मैंने अपने दिमाग से हार और अपमान को हटा दिया है। और इस लेख में ओली लिखते हैं कि कभी कभी अगर मुझे कोई आगे निकल जाता है तो जब तक वो मुझसे आगे निकलने की खुशी मना रहा होता है उस वक्त मैं अगले हमले की तैयारी कर रहा होता हूँ। ये एक मानवीय प्रवृत्ति है, जब मैं गिरता हूँ तो तुरंत उठ भी जाता हूँ। राजनीतिक मजे हुए खिलाड़ी हैं ओली, ऐसा भी कहा जाता है। साल 2022 में हुए चुनाव में उनकी पार्टी संसद में बड़ी पार्टी से दूसरे नंबर की पार्टी बन गई, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद वह सरकार बनाने के खेल में आगे निकल गए, नीतीश कुमार की तरह। उस वक्त प्रचंड को केपी शर्मा ओली की पार्टी का समर्थन मिला था। ओली ने प्रचंड को प्रधानमंत्री, उनके सांसदों को मंत्री बनवाया। इसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिले। प्रचंड की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी सेंटर ने राष्ट्रपति पद के लिए नेपाली कांग्रेस नेता रामचंद्र पौडेल का समर्थन किया, जिसके बाद यूएमएल माओवादी गठबंधन टूट गया। आखिरकार कांग्रेस के समर्थन से अब केपी ओली प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन कांग्रेस यूएमएल का ये गठबंधन कितने समय तक चलेगा, इस पर खुद प्रचंड ने भी संदेह जताया था। और आप देखते हैं कि राजनीतिक विश्लेषक हरीश शर्मा कहते हैं, ओली दुस्साहसी और साहसी दोनों हैं। कोई दुस्साहसी हुए बिना संसद को 2 बार कैसे भंग कर सकता है? जब ओली ने पहली बार प्रतिनिधि सभा को भंग करने की सिफारिश की, उस वक्त वह प्रधानमंत्री और यूएमएल नेता विद्या भंडारी राष्ट्रपति थी। दिसंबर 2020 में प्रतिनिधि सभा को भंग करने की सिफारिश करने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने भी इस पर मुहर लगा दी थी। विपक्षी दलों ने इस कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भंग करने का फैसला असंवैधानिक था। साल 2021 में एक बार फिर ओली ने प्रतिनिधि सभा को भंग करने की सिफारिश की। फिर से पार्टियों ने रिट दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में ओली के कदम को फिर गलत माना गया और वही कलह बढ़ने पर उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल समेत 21 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी। साथ ही यूएमएल और माओवादियों के बीच अचानक टूट हो गई। इसके बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 3 हिस्सों में बट गई और जिसमें एक तरफ ओली के नेतृत्व वाली यूएमएल, दूसरी तरफ यूनिफाइड सोशलिस्ट और तीसरी तरफ माओवादी थे। राष्ट्रवादी छवि तो उन घटनाक्रम की ओर इशारा करते हुए वामपंथियों की एकता को
ना बचा पाने और लगभग 2/3 बहुमत वाली सरकार को ना संभाल पाने के लिए ओली की आलोचना की गई है। भले ही ओली की काफ़ी आलोचना होती है, लेकिन उनकी राष्ट्रवादी छवि के लिए खासतौर पर उनकी ही पार्टी के नेता बड़े प्रशंसक नजर आते हैं। और आप देखिए, माधव कुमार नेपाल जब प्रधानमंत्री थे, उस वक्त उनके सलाहकार रहे रघु जी पंत कहते हैं कि जब भारत ने नाकेबंदी लगाई तो उस वक्त केवल केपी ओली और यूएमएल के नेता और कार्यकर्ता ही ऐसे थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और ऐसे खुलकर नाकाबंदी कहा था। वह कहते हैं कि मौजूदा नेताओं में केपी ओली ज़्यादा दमदार नजर आते हैं। उनका मानना है कि ओली ऐसे नेता हैं जो जिस बात पर आश्वस्त हो जाते हैं उस बात पर अपना पक्ष रखने से नहीं हिचकिचाते। रघुजी का कहना है कि केपी ओली के कार्यकाल में ही नेपाल का नया नक्शा संसद में पारित हुआ। 14 साल की जेल से लेकर सत्ता तक। तो ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल की आधिकारिक वेबसाइट पर ओली का परिचय करीब 3600 शब्दों में दिया गया। यहाँ गर्व से बताया गया है कि कम्युनिस्ट शासन स्थापित करने की कोशिशों में उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा। अपनी जिंदगी के 14 साल उन्हें कैद में बिताने पड़े। उन्हें एक क्रांतिकारी और समाजवादी नेता के तौर पर बताया गया, लेकिन कुछ ऐसे ही किस्से भी हैं जो उनके क्रांतिकारी और समाजवादी छवि को प्रभावित करते हैं। ऐसा ही किस्सा अठराई नेपाल का एक इलाका में हेलीकॉप्टर के जरिए केक लाने का है। उस वक्त की खबरों में बताया गया कि ओली के जन्मदिन को मनाने के लिए निजी खर्च पर उनके जन्म स्थान तेहराथुम अठराई के पास 4 लाख रुपए खर्च करके एक हेलीपैड बनाया गया था। और इसीलिए तो कहा जाता है कि वो यहाँ के नेताओं पर सवाल खड़े होते हैं भ्रष्टाचार को लेकर कि ये बड़े भ्रष्टाचारी हैं, बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और इस बात की भी आलोचना की गई कि ओली सुरक्षा कर्मियों से घिरे हुए थे और उन्हें आम लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। केपी ओली का जन्म 73 साल पहले नेपाल के पूर्वी जिले तेहराथुम में मोहन प्रसाद ओली और मधु माया ओली के घर हुआ था। जब वो 10 साल के थे तब उनका परिवार नेपाल के झापा जिले में रहने चला गया था। नेपाल के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने 14 साल की उम्र में ही राजनीति में कदम रखा था। साल 1970 में वो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। साल 1973 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 14 साल तक वो जेल में रहे। साल 1987 में वो जेल से रिहा हुए सीपीएन एमएल में कमेटी मेंबर बने। 1991 में वो झापा 6 से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। साल 1994 में दोबारा चुने गए। अप्रैल 2006 से मार्च 2007 तक वो प्रधानमंत्री जेपी कोइराला के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे। 11 अक्टूबर 2015 को पहली बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे। तो ये कहानी है किसकी? केपी शर्मा ओली की।